अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 8। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस की और ये बात करेंगे कि कोर्ट में क्या सवाल उठ रहे हैं। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई। एक दिन सामने आएंगे उनके अपने मामला। बात करेंगे कि पीएसपी में आखिर कितनी जान है। आज उनका जलसा इस वक्त हो रहा है। और आखिर में नाज़रीन हमारा कमेंट होगा, मुसलमानों पर पाबंदी, अमरीकनों का इनकार। नाज़रीन शुरू करते हैं। हमारे साथ सेनेटर बाबर अवान साहब हैं। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और इस वक्त पीटीआई के इमरान खान साहब के लॉयर हैं, कोर्ट में हैं, और हमने सोचा कि उनसे सवाल पूछते हैं। बहुत से कोर्ट में जो उठाए जाते हैं सवाल आपके जहन में भी हैं, हम भी चाहते हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन हो। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब प्रोग्राम में आने का। वेलकम मैडम। अच्छा बाबर अवान साहब, ये बताइएगा कि पीएमएलएन की तरफ से, शरीफ खानदान की तरफ से तवातर से ये कहा जा रहा है कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इतने के 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है, तो उनकी ये पोजीशन है। लेकिन पीटीआई और कोर्ट की तरफ से लगता है कि अभी कोई सबूत बाकी हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज कोई 2-3 नए सवाल कौमी सतह के सामने आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन पे एक तबसरा कर देता हूँ, शॉर्ट सा 2 मिनट का। आज जो जलसा इमरान खान ने एड्रेस किया साहिवाल में, उस जलसे के अंदर उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि केपी के अंदर से जो गैस है, मिनरल्स हैं, कुदरती वसाइल हैं, उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय इस गवर्नमेंट ने सारे पैसे एलएनजी पे लगा दिए। और एलएनजी के बावजूद आज चूल्हे ठंडे हैं, एलएनजी के बावजूद आज जो हमारी बस है नहीं चल रही, एलएनजी के बावजूद पंजाब में सीएनजी का जो हाल है वो देख लीजिए। डी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के तहत 1 महीने में सिर्फ एक सूबा है सिंध में 3 रुपये का कीमत में इजाफा हो गया है। ये पहला सवाल है जो इमरान खान ने उठाया। दूसरा सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि इस वक्त जितनी भी काबीना है वो सारी की सारी अपना काम छोड़ के, लोग रेलवे के ट्रेनों के नीचे आके मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये कोई रैंप लगा हुआ है इशारा दस्तूर के ऊपर, जिसके ऊपर मॉडलिंग की एक वॉक होती है, सुबह शुरू होती है, शाम तक गवर्नमेंट वहाँ फंसी रहती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ है। आज अपोजिशन के लीडर की हैसियत से इमरान ने मोदी को जवाब दिया है कि हमारा पानी बंद करने की कोशिश मत करना। आज इमरान ने जवाब दिया है कि हमारा वीज़ा उस पर पाबंदी लगी तो हम जवाबी पाबंदी, ये जो ईरान कह चुका है जी, पहले दिलेरी से ईरान ने कहा है, वो बातें की हैं। तो ये गवर्नमेंट है कहाँ। दूसरा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि उन्होंने सबूत दिए हैं। सबूत उन्होंने दिया क्या है? सबूत वो किस तरह से देंगे? खुफिया को दरवाज़ा कोई नहीं खुलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जाके वो सबूत वहाँ पे डाकिए के ज़रिए से डिलीवर कराएंगे, या अपने किसी गुल्लू भट्ट को कहेंगे दीवार फैलाऊंगा सबूत अंदर छोड़ के आ जाओ। सबूत के लिए सीधा रास्ता वो है जो आप भी अदालत में मिलती हैं हमें, सारे पाकिस्तान के सारे एंकर्स आते हैं, आज़ाद एंकर्स। अब आपने ये सवाल किया, आपका टीवी भी ऐसे ही सवाल उठाता है, बाकी भी आज़ाद मीडिया सवाल उठा रहा है। वो इस वक्त पूरे वज़रा जो एंकर पर्सन हैं उनके खिलाफ एंगर पर्सन का, एक गुस्सीले आदमी का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आती कि जो वो पेश करेंगे उसी के ऊपर आप तज्जिया करेंगी, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सवाल उठेगा, उसी के ऊपर खबर बनेगी, उसी के ऊपर तबसरा आएगा। जो उन्होंने पेश किया वो 3 मौक़िफ़ थे पहले, अब चौथा मौक़िफ़ आ गया। जब वो गए शुरू में उनकी तरफ से, तो उन्होंने जाके ये कहा कि हमारे पास इस कदर सबूत हैं, बल्कि एक वकील साहब ने, आप उस दिन थी, मुझे मिली भी थी, उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में तैयारी हो रही है, मेरी किताबों की बाइंडिंग हो रही है, सारे सबूत हम पेश कर देंगे। उनका पहला मौक़िफ़ ये था। मैं अदालती मौक़िफ़, बाहर तो उनके कोई 110 मौक़िफ़ आ चुके हैं। जब अदालत ने
उन वकील साहब के बाद एक और वकील साहब उठे, उनसे ये सवाल किया कि सबूत, और सबूत क्या चाहिए जी? हम आपसे ये कोई पूछ रहे हैं कि हड़प्पा का बादशाह कौन था और मोहनजोदाड़ो का जो मोहनजोदाड़ो सिंधी में कहते हैं मरे हुओं की पनाहगाह, उस कब्रिस्तान का असल कौन था जिसने कत्लेआम किया या वहाँ दफनाए लोग पकड़ के, या वहाँ क्या हिस्ट्री है? हमने कोई आपसे ये सवाल पूछा है या अदालत ने या मीडिया ने कोई ये सवाल उठाया? ये सवाल उठाएं तो बिल्कुल मुतल्लका नहीं होगा। दूसरे वकील साहब आए, उनसे ये पूछा गया कि आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि आप पैसे बाहर कैसे लेके गए? उन्होंने कहा जनाब वो ज़माना ऐसा था जब कोई उस वक्त रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, चिट्टों पे कारोबार होता था। उन्होंने दूसरा सवाल जब उनसे ये पूछा, ऊँट पे जाते थे, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इनके पास कोई ऐनक वाला जिन होगा जिसके जरिए ये ले जाते होंगे, उसके ऊपर लाद के उड़ता हुआ चला जाएगा जिस तरह दिखाते थे हमारे बचपन में। तीसरा सवाल जो उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो सवाल ये था कि आप ये बता दीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खुद ये कहा है कि जनाब हमारे पास सबूत हैं, हम सबूत ला रहे हैं और हम सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में तो सियासी तकरीर की गई। अब उसके ऊपर एक नई रॉ चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, और इनकी जो पॉलिसी है, सबूत इनके पास सिर्फ दो है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला इनके पास सबूत ये है कि इनके पास पैसे हैं, दूसरा इनके पास सबूत ये है कि इनके पास जायदादें हैं, लेकिन इनके पास ना ही सोर्स ऑफ इनकम का सबूत है, ना ही ट्रेल का सबूत है, और ना ही रिज़्क़ हलाल के वो पैसे जिनको इन्होंने किसी बैंक में जमा कराया हो वहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र करवाए हों, ना कोई टीटी है, ना इनके पास कोई चेक बुक है, और ना ही कोई ट्रांसफ़र का लेजिटिमेट और लीगल ज़रिया इनके पास मौजूद है। इसीलिए आप जो देख रही हैं कि इनके वज़रा आज एंकर पर्सनस के ख़िलाफ़ एंगर पर्सन का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि ये रोज़ ज़िच होते हैं और सारी दुनिया में ज़िच हो रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको, सारी दुनिया में एक मजाक उड़ा हुआ है पाकिस्तान का, और उसमें हम सब की थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हिसाब कदर जुस्सा हो रही है पूरी दुनिया में कि ये कैसा आदमी है, ये कैसी निज़ाम हुकूमत है, ये कैसा मुल्क है जिसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी है और लोग खड़े होकर धमकियाँ दे के। पॉलिसी इनकी दो नुक्तों पे मैं आखिर में ये कह देता हूँ। पॉलिसी इनकी एक अंग्रेजी में एक डिफेंस है जिसको कहते हैं, इंग्लिश डिफेंसेस में से एक डिफेंस है ब्लेम द विक्टिम। जो आपको कहे कि ये कत्ल होते वक्त तुम्हारे हाथ में एक पिस्तौल था और मारने वाले तुमने पिस्तौल से गोली चलाई तो मैंने अपनी आंख से देखा, तो वो कहे जनाब नहीं, ये पिस्तौल तो आपके पास था और ये पिस्तौल तो आपने चलाया और गोली मारते हुए मैंने आपको देखा। एक कहते हैं ब्लेम द विक्टिम। दूसरा जो इनके पास है वो ये है कि किसी तरीके से लोगों को डरा लिया जाए। इस वक्त जो इन्होंने टीम बिठाई हुई है, वो आखिरी बात जो मैं कह रहा था, मैं कहता हूँ इस पहल की आगे सवाल कीजिएगा, वो एक आदमी है जो इस वक्त बैठा हुआ है FBI का चेयरमैन, उसने ताजे बरतानिया से वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। दूसरा आदमी बैठा हुआ है इनका कतर में, जो इनका घरेलू मुलाजिम लोग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है ज़ाती तौर पे, घरेलू मुलाजिम, उसने भी ताजे बरतानिया से और क्वीन ऑफ इंग्लैंड से अपनी वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है बाकायदा। ये दोनों इन्होंने बिठाए हुए, एक खजाना यहाँ से और वो दूसरा वहाँ से। ये आप देख लीजिए, ये निज़ाम हुकूमत है, ये जमहूरियत है जिसके लिए कहते हैं जी सारी कौम बाहर निकले और हमें बचाओ। अच्छा, ये बताइएगा बाबर रवान साहब कि अगर हम ज़रा कोर्ट की तरफ जाएं तो लोग देख रहे हैं कि ये इतनी देर से अब जाहिर है चल रही है अदालत और सवाल जवाब उठ रहे हैं, और अगर आप फरमा रहे हैं कि सबूत की ये नौयत है, और भी अगर आप लोगों से बात करें इंडिपेंडेंटली वो भी कहते हैं सबूतों में जान नहीं है, तो फिर ये क्या कमीशन की तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट की, कोर्ट खुद ही इसको आगे ले जाएगा? मैं नहीं समझता जी, कमीशन के बारे में तो जो बात हो चुकी थी, कॉन्टीन्यूटी है ये बेंच, उसमें सिर्फ जो 2 मेंबर और तशरीफ़ लेके आए हैं, और जो कॉन्टीन्यूटी है हेयरिंग की भी, और हेयरिंग में ये सवाल पहले आ चुका है कि हेयरिंग के दौरान जो सवाल उठा वो ये था कि कोई कमीशन क्या कायम किया जाए, और हेयरिंग के अंदर ये जवाब आ गया हमारी तरफ से कि कमीशन नहीं, आप समाअत फरमाएं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम किसी को ज़ेरे दबाव ला के ये बात नहीं कह रहे, इसलिए वहाँ से गाड़ी गुजर चुकी है। अच्छा, अब जो होना है वो 3-4 बातें मैं, आप कहती हैं मैं डिसाइफर कर देता हूँ लोगों की समझ के लिए। पहली बात, इस मरहले से केस गुजर चुका है इन माय एस्टिमेशन कि अब ये कोर्ट कहेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें कुछ भी नहीं समझ आया और इन्होंने कुछ भी नहीं किया और बाहर कुछ भी नहीं है, पैसे भी पाकिस्तान के चोरी नहीं हुए, पता नहीं किस तरह से अल्लाह का फजलो करम इन पे नाजुल हो गया, इतना हुन बरसा इनके ऊपर, ये सारा अब नहीं कहा जा सकता, इससे बात आगे जा चुकी है। हैविंग सेड दैट, इसलिए जो
हुकूमत के लोग कहते हैं सारा साबित हो गया। बताओ ना क्या साबित हुआ यार, टीवी पे ही बैठ के बता दो, किसी इंडिपेंडेंट मीडिया के आपके शो में आके बताएं ना क्या साबित किया इन्होंने। कोई किसी जगह से इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम या कोई ट्रेल, 2 ही सवाल थे, वो कह रहे और 3 या नस्लों कोई के सबूत तीसरा दे सवाल दिए। इन्होंने खुद पैदा किया है, वो डेवोल्यूशन। जी हाँ, 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया, ये सबूत इन्होंने दिया है। 3 नस्लों ने माल बनाया और इतना माल बनाया कि शायद दुनिया का कोई करप्ट तरीन हुक्मरान, आपको याद है एक वो मार्कोस होता था वहाँ फिलिपाइन में, जी, फिलिपाइंस। और अमेल्डा के कहते थे 80 जूतों का एक निकला है जी, उसके कपड़े निकले हैं 50 जोड़े और 80 जूते तो इनके जूते में पड़े हुए हैं जी इस वक्त। तो ये सारा सबूत इन्होंने ये दिया है कि 3 नस्लों ने माल बनाया और इक़्तिदार में आने के बाद माल बनाया। पहले के हालात सारे जानते हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए कोई बात माजी की नहीं करना चाहता। अच्छा, दूसरा जो इनका दूसरा पहलू है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। ये जंग पे उतरे हुए हैं। आप देख नहीं रही किस तरह से हर इदारे पे हमला करने के लिए आतिश बयानी नहीं, आतिश फिशानी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है और गोलाबारी हो रही है इनकी जुबानों से। इनके ये जहर और बारूद उगल रहे हैं पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़, सारे इदारों के ख़िलाफ़, और ये कहते हैं कि हमें ना छेड़ा जाए। फिर इन्होंने 7 दफ़ा ये मौक़िफ़ बदला है कौम के सामने, अदालत के सामने, पार्लियामेंट के सामने, मीडिया के सामने। कभी कहते हैं कि जी हमें इस्तिस्ना चाहिए, कभी कहते हैं इस्तिस्ना नहीं चाहिए, कभी कहते हैं इस्तिस्ना तो मौजूद है। वो सवाल भी पहले दफनाया जा चुका है, अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दे दी। अच्छा, दूसरा ये हो जाएगा, अब रह गए हमारे पास 2 रास्ते। एक रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी जो आईनी ओहदों पे रहे हैं, लॉ मिनिस्टर्स रहे हैं, अटॉर्नी जनरल्स रहे हैं, कोई भी ऐसा वकील जिसका तजर्बा है अशरों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस, इकोनॉमिक क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल कम क्रिमिनल केसेस मिक्स्ड करने का, उनसे आप पूछ लीजिए कि अब 2 ही रास्ते हैं इस कौम के पास। ये वो मरहला है जिस पे कौम ने बनना या बिगड़ना। ये वो मरहला है जब पाकिस्तान के निज़ामे इंसाफ व कानून का या अलम बुलंद होगा और या फिर अंधेरा छा जाएगा। इस मरहले के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद होके, एक तरफ करप्शन बचाने वालों की लाइन लगी हुई है जो बड़ी मुख्तसर सी है, सारे वो पेड लोग हैं, ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सारे के सारे वही हैं। दूसरी तरफ पूरी कौम कहती है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं, नॉन दुनिया की तारीख में जब से डेमोक्रेसीज आई हैं 400 ईयर्स तकरीबन, मुझे मालूम नहीं है कि किसी और ख़ानदान का, शरीफ ख़ानदान के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो आखिरी आर्बिटर है, जो आखिरी अदालत है, उसके पास कोई इस तरह का केस चला हो। इसलिए ये तारीख बनेगी या बिगड़ेगी। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो सीधा अडयाला वाला है, पूरी कौम की उम्मीद भी यही है और मुतालबा भी यही है, अडयाला वाला रास्ता खुले। लेकिन ये इस निज़ाम की और इनकी दयानतदारी की बतख पहले लेम डक लंगड़ी बतख हो चुकी है, अब ये एक टांग के साथ भाग नहीं सकेगी। जी, आपके आज जो क्लाइंट है उन्होंने बात तो अच्छी की थी अपने जलसे में आज के, जो भी होगा पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा वो सोच समझ के करेगा, उसको मालूम होगा कि उसका हिसाब किताब हो सकता है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाबर रवान साहब से ये भी पूछेंगे कि तमाम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि क्या यहाँ बात आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती? स्टे विद अस। ऐसे ख़त तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे जो कतरी ने नवाज शरीफ को लिखे हैं। मनी ट्रेल पूछा जाता है। कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई, मुझे उन पे भी तरस आ रहा है। एक दिन सामने आएंगे उनके अपने मामला। नवाज शरीफ, आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये शख्स दूसरों को तो गालियां निकालता। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम यही कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले सेनेटर बाबर रवान साहब के साथ पनामा केस पे। बाबर रवान साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के और मरियम नवाज साहिबा के लॉयर्स थे, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये ट्रायल कोर्ट नहीं, तो आम लोगों को समझाइएगा, हमें समझाइएगा इसका मतलब क्या है। आई मीन, व्हाट डज इट मीन? अच्छा, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन बैन। उससे पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अभी जो आपने क्लिप दिखा, 2 शॉट सुनाए, इमरान खान कह रहे हैं कि ये कभी एक झूठ बोलते हैं कभी दूसरा, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ये शख्स जो दूसरों को गाली देता है। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो अब पार्लिमानी हो गई हैं, इसलिए गैर पार्लिमानी होती तो मैं ना इसको इस्तेमाल करता।
सबसे पहले किसने कहा ओए जरदारी मैं तुम्हें रस्सा डाल के घसीटूंगा, ये पहले कहा गया, या ओए नवाज शरीफ करप्शन के पैसे वापस करो, तो उन्होंने तो पार्लिमानी बना दिया ना ओए का लफ्ज़। उसके बाद सबसे पहले किसने कहा ओए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब अगर कौम कह रही है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तलाशी में जो माल मसरूका पाकिस्तान का बरामद हुआ है वो वापस ले आओ, तो ये पार्लिमानी तारीख इन्होंने खुद मुरतब की हुई है। जिस एहतसाब की ये बात करते हैं, आपको याद है शहीद बीबी साहिबा को लिए इन्होंने कौन सा उस वक्त एहतसाब के लिए चुना था? शख्स जो इनका अपना घरेलू मुलाजम टाइप सेनेटर था उसको चुना था, और उसने क्या नहीं किया। अभी तो इमरान खान तो मेरे ख्याल में बड़ी रिस्ट्रेंट से सारे लोग ही बात करते हैं, हम सारे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो के घर की और नोडेरो हाउस की हम बुश से भरी हुई तेंदुए की खालें और पुरानी तलवारें उनको नीलाम करके ये पैसे बरामद करेंगे। फिर दूसरा भाई पाकिस्तान के साथ जो शोबाजी करता है, भाईजान बड़े बैठे हुए, पता नहीं उनको ही कहा अंदर से, इस हद तक मैं ये भी सोचता हूँ कभी कि ठीक ही कहा होगा कि स्विट्ज़रलैंड में जो पैसे पड़े हुए हैं वो तड़प रहे हैं कि आओ पाकिस्तानियों मुझे ले जाओ। पिछले हफ्ते भाईजान गए थे, बता देना था वापसी पे ले आओ, पैसे तो आपके ही हैं, बाकी किसी के तो आपने साबित कभी नहीं किए। अच्छा, अब आ जाइए कि वो कहते हैं ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट नहीं है वो कहते हैं जिन्होंने ट्रायल कोर्ट से आगे ना प्रैक्टिस की है ना कभी कोई मामलात देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में 11 बड़े मुकदमात ऐसे हैं जिनमें 184(3) के अंदर एक आखिरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, नॉन अपीलेबल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया, और उसके साथ ही ऐसे मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें सुओ मोटो नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हतमी ऑर्डर पास किया। ये तो सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन है जिसको हमने इन्वोक किया। दूसरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 187 की, जिसके अंदर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ डिक्री, सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एन ऑर्डर। ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर। इस केस में ऑर्डर होगा और इस केस में डायरेक्शन भी हो सकती है, और वो केस हतमी तौर पर सुना जाने के बाद, यानी अब पाकिस्तान में किसी बच्चे को भी आप पूछ लें तो वो बच्चा भी आपको बताएगा कि इस वक्त पानामा के पैसे किसके पास हैं। लोगों के पास एक एक हकीकत आप लोगों ने खुल के बयान की है। सलाम है आप लोग दिलेरी के साथ जो शो करते हैं उन सबको मेरी तरफ से, और ये जारी रखिए। पाकिस्तान के बदलने का वक्त आ गया है। इस वक्त अगर आखिरी और पहला मौका है पाकिस्तान के पास, अगर हमने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर का कोई एहतसाब नहीं हो सकता, तो फिर खुदा न खास्ता लोग आपको नाकाम रियासत की सफ़ की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जिसका उससे शानदार फ्यूचर है जितना एरिया में किसी का नहीं है। सिर्फ मैनेजर्स वो बैठे हुए हैं जो किस दिलेरी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो तरीके इस्तेकाक गई, मैं अगर इसका सिग्नेटरी होता तो मैं एक और इजाफा करता। एक बात जो उन्होंने तकरीर में जो कुछ कहा अपने एसेट्स के बारे में, दूसरा जिस दिलेरी से उन्होंने कहा कि हमने इस इक़्तिदार में आके कुछ भी नहीं कमाया। एक तकरीर इनकी थी, मुझे याद आ रही है, मुशर्रफ के दौर में जब इन्होंने वो पैसे वैसे वापस किए थे, और उससे पहले जब उनको कहा गया था कि आप पैसे वापस करें, तो उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वो हमने बड़ी मेहनत के साथ इधर से ही बनाया है। आप बता दीजिए ना अपने एसेट्स निकाल के कौम को, जो दावा आप करते रहे कि जनाब पहले हमारे पास कुछ नहीं था और हमने गंवाया है। गंवाया इन्होंने, जद्दा पैलेस इन्होंने गंवा दिया, मेफेयर फ्लैट्स इन्होंने गंवा दिए, जाती उमरा में इनकी 4 नस्लें रह रही थी वो बेचारों ने गंवा दिया। इन्होंने तो बड़ा कुछ गंवाया है जी। और अभी पता नहीं किस किस, मैं तो आपके शो से ये बात कहना चाहता हूं कि ये सारी दुनिया में अपने एसेट्स एक दफा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? हर रोज एक निकल रहा है जी। मेरा ख्याल है इशू तो डॉक्यूमेंटेशन किसी पर भी हमें मिलती नहीं। लेकिन ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि जो कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, डिसीजन यहीं से होगी सब, और के कमीशन भी नहीं बनेगा। बाबर रवान साहब, एमएस क्यूरी जो कोर्ट के फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट्स, तो क्या किस पॉइंट पे कोर्ट ये तय कर सकता है? और ये अगर इतना भारी भरकम केस है जैसे आप फरमा रहे हैं, और है भी यकीनन, तो आपको लगता है कि वो कहीं से किसी पॉइंट पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट अपनी असिस्टेंस के लिए बुलाए? देखिए, जो मुझे कोर्ट की अभी तक हेयरिंग हुई है उससे जो मेरा अंदाज़ा और मेरा गेस वर्क ये है कि कोर्ट ने अभी तक पार्टीज़ को इजाज़त दी है कि वो अपनी बात पूरी तसल्ली के साथ करें जी। पिछले दिनों हुकूमत के कुछ खैर खाओं ने ये कहा बड़ा लंबा हो गया, हुकूमत भी चाहती है बड़ा जल्दी फैसला हो जाए। इमरान खान साहब की तरफ से भी ये कहा गया था। 8 महीने से पाकिस्तान में रोशनी आई है। जी हाँ,
मैं सब शामिल करके जिन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत कहा। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी को ये मौका नहीं देना, और ना वो दे रहे हैं कि उसको सुना नहीं गया। आपने देखा कैसी कैसी मज़हब का खेज भी बहसें हुई हैं और क्या क्या लोग सामने आए हैं, इसके बावजूद वो हौसले से सुन रहे हैं सारा कुछ, और वो कहते हैं कि हम पूरी तसल्ली से सुनेंगे। तसल्ली में सुनने के बाद ये जो इस तरह के बड़े केसेस होते हैं, रोज़ की जितनी प्रोसीडिंग होती है साथ साथ टेबुलेट होती रहती है, वो जमा होती रहती है और जजमेंट बनती रहती है। जजमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है उसके फैक्ट्स का, दूसरा हिस्सा होता है दलाइल का पार्टियों के कि क्या उनके पास जवाब है, किस बात का क्या जवाब है। तीसरा उसका हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं, वो जजमेंट होती है। वो कहते हैं इस दलील को हम मानते हैं, इसको नहीं मानते, इसमें वजन है, ये हेर से है, ये कानूनी है और ये दलील गैर कानूनी है, उसके ऊपर जजमेंट आती है। तो इसलिए जो काम है वो बहुत बड़ा काम है जो साथ साथ करना पड़ रहा है। पूरा स्टाफ उनका रात को देर तक बैठता है ऐसे केसों में। और आपको याद है जब लाहौर हाई कोर्ट में बीबी साहिबा के खिलाफ ट्रायल हो रहा था और आसिफ जरदारी की तरफ से हफीज पिजाज साहब वकील थे, शहीद बीबी साहिबा का मैं वकील था, तो रात को मैंने कहा कि मुझे 4 बजे आप छोड़ रहे हैं तो मैं किस तरह से सुबह फिर 8 बजे खड़ा होकर 4 बजे तक करूंगा। तो उन्होंने कहा कि रात को फिर लाइटें लगाई गई हाई कोर्ट में और मुझे रिकॉर्ड मुलादा करने के लिए रात को उन्होंने बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, किसी तरह से भी अपना तसल्ली कर सकती है, और इस तसल्ली के लिए मैं एक बुनियादी नुक्ता आपको बता देता हूँ। जो प्लीडिंग्स है ना जी, वो अगर डाइवर्जेंट हूं, एक आसमान पे चढ़ रहा हो दूसरा मार्स पे जा रहा हो, तो फिर तो उसमें ज्यादा गुंजाइश होती है। ये प्लीडिंग्स बड़ी सीधी हैं। एक आदमी कहता है कि ये सबूत निकला है पैनामा से कि आपकी जायदादें, दूसरा आदमी कहता है हाँ मेरा है, तो उसको सिंपली इतना ही तो साबित करना है ना कि उन्होंने कोई सबूत दिया या नहीं दिया। इसलिए बहुत लंबा नहीं हो सकता ये केस, बहुत लंबा नहीं हो सकता। आखिरी सवाल बाबर रवान साहब, आपने भी खुद ही जिक्र कर दिया कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी लॉयर थे, तो वहाँ और यहाँ इतनी जो ज़ातियात हैं, इतने अटैक्स हो रहे हैं ज़ाती तौर पे, तो आपको उससे और इसका मुआवजा करें तो क्या आपको लगता है कि उसी माहौल में ये भी केस लड़ा जा रहा है या कदरे मुख्तलिफ है सियासी जो माहौल है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो इनका जितना भी गालियां देने वाला जो इन्होंने खड़ा किया हुआ है ब्रिगेड गवर्नमेंट ने, ये तो बड़ी हल्की फुल्की उसके मुकाबले में गालियां जो उस ज़माने में दी जाती थी। उस ज़माने में अगर ये वाले मीडिया के लोग होते इंडिपेंडेंट, ये वाले कैमरे होते, एक पीटीवी था, 2-3 अखबार थे, और उन अखबारों के साथ भी क्या हो रहा था वो आपके इल्म में ही है। और उनके जो अब बड़े दोस्त हैं उनके साथ केसेस ट्रीजन के, उनके बड़े बड़े लोगों के उनके छापे मार के उठा लो, ये गलत खबर लग गई। रावलपिंडी में दरियाबाद में उन्होंने छापा मार के इतने दिनों तक हम लोग जाके वहाँ खड़े होते रहे उनके अखबार के साथ। उन्होंने उनका जो प्रिंट था, न्यूज़ प्रिंट, वो उठा लिया। वो तो आखिरी हद तक जाते हैं ना जी अपने आप को बचाने के लिए और जुराइम पे पर्दा डालने के लिए। अब ये जो है मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई है कि केस क्या है, और बहुत मुहज़्ज़ब बहस हो रही है 99%, सिवाय सियासी अदाकार जो अपनी ताबेदारी साबित करने के लिए कौम के पैसे पे झंडे वाली गाड़ियों अपने PS7 पूरा अमला लेके वहां पे रैंप पे वॉक करने के लिए आते हैं। उनके अलावा पूरी कौम बहुत संजीदगी से इस मसले को ले रही है, और इनका ये जो मजाक है ना रंगीला मुनव्वर ज़रीफ के लेवल का भी नहीं है जी। तो आप कह रहे हैं अभी कदरे बेहतर हालात है, और नाज़रीन यकीनन ये उम्मीद भी रखी जा सकती है, और यकीनन जी सॉरी आप कुछ कह रहे हैं बाबर रवान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि ये बहुत बेहतर हालात हैं पहले के मुकाबले में, और पाकिस्तान के लोग सेंसिटाइज हुए हैं कि उनका कोई पैसा, उस पर उनका भी हक है और उसको वापस भी लाना है, और ये पैसा वापस आएगा, किसी कीमत पे नहीं भाग सकते ये। चलें जी, बहुत अच्छा, ये तो बात है। बाबर रवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन केस बड़ा है, इस पर हम हमेशा बात करते रहेंगे, और लोग कहते हैं कि जी और कुछ है नहीं मुल्क में, और भी बहुत सी चीज़ें। अभी कराची की तरफ जाएंगे, लेकिन पनामा का जो केस है ये अहम है पाकिस्तान की तारीख में, हमारे और आपके मुस्तकबिल के लिए इस पर फोकस रहेगा। फिल वक्त ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर कराची की तरफ जाएंगे और देखेंगे जी कराची में आज क्या हुआ। नवाज शरीफ, आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये शख्स दूसरों को तो गालियां निकालता, लेकिन अपना किरदार जो है वो देखिए किस तरह। PTI ने रीड डाली है तरानों की, गानों की, वहाँ भी बड़ी रौनक थी, और रौनक के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा था। उनके अपने लोग कहते हैं जी बड़ा ज़बरदस्त था। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब हैं कराची से, उनसे पूछेंगे कि
क्या था उन्होंने यकीनन देखा होगा वहाँ जाके। मुजाहिद बरेलवी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। नाजरीन, हमारे अपने सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है और सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, फिर क्या रौनक देखी आपने, बताइए। देखिए, एक तो मैं इस बात का पहले एतराफ़ कर लूं कि मैं जिस पहर पे गया था उस वक्त तक ये जलसा नहीं शुरू हुआ था, और हमेशा मुझे अपने उस्ताद निसार उस्मानी याद आते हैं कि रिपोर्टिंग उस वक्त तक मत करो जब तक वहाँ मौजूद ना हो। तो मैं तो फिर स्टूडियो आ गया, मुझे यहाँ आना था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक रिपोर्टर से मैंने पूछा तो वो कहने का यही 4-5 हज़ार होंगे। अब दूसरे रिपोर्टर से कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं 15 से 20-25 हज़ार होंगे। तो मैंने कहा अगर 25 से 30 हज़ार थे तो क्योंकि तिब्बत सेंटर अगर कराची की हमें जिन्ना रोड सामने रखें जो नुमाइश तक यानी मज़ार कायद तक जाती है, और अगर वहाँ तक लोग पहुँच जाएँ तो फिर 25-30 हज़ार थे। तो एक तरफ तो ये तादाद के बारे में बड़ा मुझे हैरत हुई और मुझे अफसोस हुआ कि गालिबन मुझे रिपोर्टिंग वहीं से करनी थी, तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होता कि ठाटे मारता समंदर था या कोई जिस तरह कुछ लोग कह रहे थे कि 5,000 या 7,000 लोग थे। अच्छा ये बताइए बरेलवी साहब, इस वक्त इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है जी मैं 30 दिन की डेडलाइन देता हूं कि कराची में से कचरा सारा निकाल दिया जाए, सफाई की जाए, पानी मुहैया हो 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो इसके बाद फिर तकरीरें नहीं होंगी, फिर हम कुछ और करेंगे। तो क्या मूड है इनका? एक तो ये कि आज मुस्तफ़ा कमाल की जो मैंने माजी में तकारीर सुनी उसके मुकाबले में एग्रेसिव तकरीर थी। और अगर कराची के नुक्ता नज़र देखें नसीम, तो एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इल्म है कि जब तक मुस्तफ़ा कमाल नहीं निकले थे यहाँ लोग जलसों, जुलूसों, सड़कों, टीवी पे तो छोड़ें, गालिबन सरगोशियों में भी गुफ्तगू नहीं किया करते थे अल्ताफ़ हुसैन और लंदन राब्ता कमेटी या अपनी क़यादत के बारे में। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि चाहे 5,000 लोगों को या 10,000 या 15,000 वो खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसियों पर, उनके ताल्लुक़ रिश्ते पर। अब पता नहीं उसमें कितना सच है कितना झूठ, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई हिस्सा रहे। और ये जो बहरहाल एक में ख्याल है क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना था, क्योंकि कहा गया था कि बड़े अहम ऐलान करेंगे। बज़ाहिर तो इसमें कोई अहम ऐलान नहीं है, लेकिन उन्होंने आज लैंग्वेज में उन्हें डायरेक्ट उन्होंने हिट किया कि नवाज शरीफ साहब आप लाहौर के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। मुराद अली शाह को कहा कि आप कराची 90% रेवेन्यू देता है, आप सिर्फ अपने इलाके के बने हुए हैं। और इस एतबार से उनकी आज तकरीर ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और जितना जो कैमरे की स्क्रीन दिखा रही थी उसमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। और बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने पिछले 1 साल में जो मेहनत की है और एक नया कराची के जो शहरी हैं या कराची के जो आवाम हैं या जिन्हें उर्दू स्पीकिंग कह लें, और कराची से ज़्यादा मैं अहमियत देता हूँ नसीम हैदराबाद की, इंटीरियर सिंध की, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल में इनकी रिस्पॉन्स और लोग भी कहते हैं जी वहाँ ज़्यादा तादाद में आए। तो बिलाशुबा कराची की जो डायनेमिक है कराची की पॉलिटिक्स में, उसमें मुस्तफ़ा कमाल का ये जलसा अहम समझा जाएगा। अब यकीनन जवाबी तौर पर फारूक सत्तार साहब आएंगे, वो भी जलसा करेंगे। डायरेक्ट हिट किया है इनको भी, अपने साबिका लीडर को अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि सियासत उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है कराची में अगर एक तरफ आप MQM पाकिस्तान देखें, दूसरी तरफ पाक सर ज़मीन देखें, तो वेयर डज अल्ताफ़ हुसैन स्टैंड इन ऑल दिस? अरे इसमें एक और भी, अगर आप जरा थोड़ा सा अंदाज वगैरह देखती और अगर सुनती तो इनकी समझ में आ गया कि लोग किन बातों से खुश होते हैं। जिस तरह इमरान खान, आपने देखा जब इमरान खान शरीफ ख़ानदान का नाम लेते हैं या वो मौलाना के बारे में कुछ कहते हैं या कुछ और कहते हैं तो एक लोगों में लहर दौड़ जाती है, चाहे वो कोई बहुत ही बेमानी सी बात हो, सतही बात हो। तो आज मुस्तफ़ा कमाल ने वही अंदाज़ अपनाया, नवाज शरीफ को हिट किया, इन वसीम अख्तर को हिट किया कि भाई तुमने क्यों कबूल किया। तो आज एक उनकी एक पॉपुलर स्पीकर की हैसियत से बड़ी इंप्रेसिव तकरीर थी, नो डाउट। अब देखना, और ख़ासतौर पर जो मौजूदा MQM बैठी है यानी पाकिस्तान, फारूक सत्तार, जिनके साथ बहरहाल अभी तक MPA 50 के 50 बैठे हैं, MNA भी उनके साथ हैं, सेनेटर भी उनके साथ हैं, उसमें वो कोई डेंट नहीं पड़ सका, ना अल्ताफ़ डाल सके ना मुस्तफ़ा कमाल डाल सके। लेकिन बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने जो मार्च से लेकर अब तक किया है उसमें एक पैरेलल पार्टी की हैसियत से, महाजरों की नुमाइंदा पार्टी की हैसियत से ज़रूर अपनी हैसियत को मनवा लिया है नसीम। अच्छा, लेकिन ये आपने बड़ी अहम बात की कि अभी तक कोई लोग जो बैठे हैं पार्लियामेंट में या सेनेट में छोड़ के नहीं गए इनको, MQM पाकिस्तान को। तो उस हवाले से आप फिर भी कहेंगे कि इनका जो पाक सर ज़मीन है उसने फिर भी अपने कोई यानी अपने को इस्टेब्लिश किया है? एक तो एक ख्याल ये पाया जाता है क्योंकि बहरहाल
वो हम लोगों को इस्तेमाल तो करना पड़ती है, ना मैं उसको साजिश है इस्टेब्लिशमेंट कि ये जो मौजूदा MKM पाकिस्तान है और वो जिस तरह खड़ी रही ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद, तो फिर इस बात का इन्हें मौका दिया गया। और ये मेरे ख्याल में वो सोचे समझे एक हिकमत अमली के तहत ये है कि ये लोग जो हैं सब इंटैक्ट हैं, इन्हें इल्म है मसलन इनमें जो MPA हैं, जो MNA हैं, कि अगर हम निकलेंगे तो फिर हम क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तो एक वो इनके साथ इसलिए भी जुड़े हुए हैं और ज़्यादा बड़ी तादाद में निकले, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो ये जो एक स्टेटस को ये रखना चाहती है MKM पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में जो लोग जो ये इस तकसीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, और बहरहाल ये तो एक हकीकत है ना कि पाकिस्तान की कराची की तारीख़ में या सिंध की तारीख़ में 3 दहाई बाद बहरहाल MKM को तकसीम कर दिया गया। महाजिर जिसे कह लें या उर्दू स्पीकिंग कह लें, उनकी ताकत अब तकसीम होती नजर आई, और अब इसका फैसला शायद 2018 में हो कि इनके रियल नुमाइंदा कौन है। वरना इससे पहले एक अल्ताफ़ हुसैन, एक MKM, एक लीडर, और बाकी सब ये जो है वो खंभों में शुमार होते थे। जो इसी एतबार से कराची की पॉलिटिक्स में मुस्तफ़ा कमाल के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया है। फारूक सत्तार भी जो है अगर स्टैंड कर रहे हैं, और अब ये देखना है उनका भी इम्तहान होगा। तो वो जो एक ये तासुर था कि पूरा सिंध के शहरी इलाके उर्दू स्पीकिंग, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन जो 20 साल से बैठे हुए वहाँ इशारों किनायों में जो है एक रिमोट के जरिए जो कराची को कंट्रोल कर रहे थे, बहरहाल वो रिमोट उनके हाथ से छिन गया है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ है, लेकिन लगता ये है कि पाक सरजमीन जो है उसने आपका अपना एक लिमिटेड सेंस भी हो, लेकिन सिक्का मनवा लिया। और आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो मेहनत की है उसका आपको सामने नजर आ रहा है कि क्राउड्स वगैरह भी इनके आए हैं। लेकिन बहरहाल वो तो नाज़रीन ये देखेंगे कि जब इलेक्शंस होंगे तो बात कहा जाएगी। कराची ज़्यादा हैदराबाद और इंटीरियर वगैरह, कराची और हैदराबाद में भी आप कह रहे हैं कराची से ज़्यादा हैदराबाद और यकीनन। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि ट्रंप साहब को अमेरिकनों ने क्या कहा है मुस्लिम बैन पे। स्टे विद अस। अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। पैसा चोरी आपने किया, बच्चों को चीजें की, उसमें उन्होंने अभी आपने देखा कि 3 रोज पहले उन्होंने एक कानून ऑर्डर साइन किया जिसके तहत 7 मुसलमान ममालिक से उन्होंने कहा लोग नहीं आ पाएंगे, चाहे उनके पास ग्रीन कार्ड हो, चाहे वैलिड वीज़ा हो, उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा अमेरिका में। और उसमें इराक भी है, सीरिया भी है, ईरान भी है। और हमने ये देखा कि बड़ी एक अजब डेवलपमेंट अमेरिका में हुई है। पिछले 48 घंटे बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो 2 इराकी थे जिनको अंदर आने से रोका गया एयरपोर्ट पे, फिर ये केस गया वहाँ जज के पास, वहाँ के कोर्ट में, और जज ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर है उस ऑर्डर के तहत फिल वक्त जो लोग आ गए हैं अमेरिका उनको एयरपोर्ट पे नहीं रखा जा सकता। तो सबसे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को पहली जो उनकी पहला एक ऑर्डर था उसमें उनको पहली अपनी मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये देखा हमने कि अमेरिका में नाजरीन, हमें मालूम है कि अमेरिका की जो बाहर की पॉलिसी होती है, हम खुद तनकीद करते हैं हर वक्त कि और ममालिक में क्या क्या किया है। और ये भी याद रखें कि जो 7 ममालिक हैं जहाँ से बैन किया है उन्होंने मुसलमानों का आना, ये वो ममालिक हैं कि जहाँ कभी ना कभी अमेरिका ने बमबारी की है, अमेरिका ने इंटरवीन किया है, अमेरिका ने वहाँ बम्बार्डमेंट किया है, क्या क्या नहीं इन्होंने किया, उन्हीं ममालिक के लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन आज जब हमने उठे और अखबार खोले तो देखा कि अमरीकी जो हैं हज़ारों की तादाद में नाजरीन अमेरिका के 8 एयरपोर्ट्स पे पहुंचे हैं और उन्होंने जाके बहुत सख्त ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बैन है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे किए हैं, पोस्टर्स लेके गए हैं और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा रेफ्यूजी ज़रूर आएँ। और नाज़रीन यहूदी भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमें वो वक्त याद है कि जब हम इतने मुश्किल में थे और हम यहाँ बन के रेफ्यूजी आए थे। और फिर बड़ी यानी कि आपको जैसे एक दम से आपको लगता है कि दुनिया में जो इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत नज़र आती है कहीं कहीं, तो आपको ये लगता है कि इंसानियत में फिर आपको यानी एक होप नज़र आती है। तो अमेरिका की जो डेवलपमेंट्स हैं ये ज़रूर है कि ट्रंप जो हैं वो बहुत इस वक्त हाई हैंडेड चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि सैमुअल हंटिंगटन जो अमेरिका के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो सिविलाइजेशंस हैं
उनका क्लैश होने जा रहा है। तो कभी कभार तो ये लगता है कि ये क्या डोनाल्ड ट्रंप उस क्लैश को लीड करेंगे, लेकिन जो हमने देखा अमेरिकन जिस तरह से खड़े हुए हैं, अमेरिकनों के अंदर जो इस वक्त अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं और जो मुख्तलिफ अक़लियतें हैं, उनको कुछ ढारस उनकी बंदी है, उनको कुछ ये तसल्ली हुई है कि वो अकेले नहीं हैं। तो ये हमारा ख्याल था कि ज़रूरी बात है, ये हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए और हमें इसको सराहना चाहिए जहाँ अमरीकी हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ उन्होंने जुल्म किया है। और ये भी बताते चलें कि प्रेसिडेंट ओबामा ने भी हर घंटे में 3 बॉम्ब वो फेंका करते थे मुसलमान ममालिक पे, लेकिन जो अमरीकी लोग हैं नाज़रीन, इसमें अमरीकी सियासतदान भी उठे हैं और यहूदी भी उठे हैं, मुसलमान ख़ुद भी उठे हैं और ईसाई भी, सब लोग उठे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, जो अमेरिका है वो इन सब का मुल्क है, जो यहाँ रहते हैं अमरीकी। तो इन अ रियल सेंस आप अगर कहें कि ये एक अमेरिका का जो मोमेंट ऑफ ग्लोरी है और जो इंसानियत आपको नज़र आई है पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में, हम दुआ करते हैं कि और फैले अमेरिका।